प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आइए आज संस्कृत व्याकरण की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको हमने शिव जी के डमरू से निकले हुए माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया था और यह कहा था कि उन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं? 42। यह आपको कल बताया गया है। अब वो जो 42 प्रत्याहार बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार एक ऐसा सूत्र है जिसे हम ये कह लें कि बहुत कम शब्दों में अपनी बड़ी बात को कह देने का नाम प्रत्याहार है। जैसे हम कह दें विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम यदि कम शब्दों में कहें तो वीपी सिंह कह देते हैं। ठीक वैसे ही प्रत्याहार होता है। बड़ी बात को कम शब्दों में कह देने का जो सूत्र होता है उसका नाम होता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसकी बहुत सरलतम विधि आज हम आपको बताते हैं। तो आइए देखिए, आपके सामने इस बोर्ड में माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र लिखे हुए हैं। इन्हीं से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। चूंकि कुल 42 वर्ण हैं तो 42 प्रत्याहार बनेंगे। इन सूत्रों को देखिए, आई उंड रिल रिकिए सारे आपके बोर्ड में लिखे हुए हैं। मान लीजिए हमको कौन सा प्रत्याहार बनाना है? अच प्रत्याहार। तो आ यहां मिल रहा है और चा यहां मिल रहा है, तो कितने वर्ण लेंगे? आ ई उ, री री, ए ओ, आए आओ, मिल गया। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रत्याहार होगा उसमें 2 वर्ण होंगे। जैसे हम कह लें अच, हल, खर, चर, जस, भस, हल। तो इस प्रकार से जो भी प्रत्याहार बताया जाएगा उसमें कितने वर्ण होंगे? 2 वर्ण। अब 2 वर्ण में जो पहला वर्ण होगा, जैसे हमने कहा अच, अच में पहला वर्ण क्या है? आ, और दूसरा वर्ण क्या है? चा। तो आ जो है वो ऐसा वर्ण होगा जो हलंत नहीं होगा और दूसरा वर्ण जो होगा वो हलंत होगा। आपको जब हलंत वर्ण मिल जाए तो वहीं आप रुक जाइए। सबसे पहले छोटा सा देखिए, मान लीजिए हमको क्या बनाना है? इक प्रत्याहार, इक। तो हम यहां से देखते हैं, हमें मिलता है क्या? ई। आ को हम छोड़ दें, पहला वर्ण जो है हलंत नहीं है, ई को ले लिए। ई और ई के बाद आता है उ, उ के बाद आड़ा, ये हलंत वर्ण। हलंत वर्ण जितने भी बीच में मिलेंगे उन्हें हमें छोड़ते जाना है, ठीक है ना। और जब का हलंत मिल जाए तो हमें वहां रुक जाना है। बनाना क्या है हमें? अक, अक प्रत्याहार बनाना है। तो पहले हमें मिला आ ई उ, आड़ा को हमें लेना नहीं, हलंत वर्ण सारे निकाल देने हैं। फिर लेना है री री, का यहां मिल गया। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? आ ई उ री री, ये अक प्रत्याहार में आ जाते हैं। इसी प्रकार से मान लो हमें जस प्रत्याहार बनाना है, जस। तो अब जस जब बनाएंगे तो हम इसको देखें, जस जा कहां है? माहेश्वर सूत्र याद है अगर तो आई उंड रिल रिक बोलते चले जाएं। ये यहां हमको जस मिलता है। अब यहां से हमने शुरू किया। अब जस में जस, जस में जा है और सा है, 2 वर्ण है। पहला वर्ण जो होगा वो हलंत नहीं होना चाहिए और दूसरा वर्ण जो होगा वो हलंत का होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो जाए, पहला वर्ण यहां से शुरू करे और यह जस हलंत का सा मिल जाए तो वहीं रुक जाए। तो जा यहां मिलता है, जा बा गा डा दा, ये सा मिल गया। तो जस प्रत्याहार में कितने अक्षर आए?
5 अक्षर, 1 2 3 4 5। मान लो हमको भस प्रत्याहार बनाना है। कौन प्रत्याहार? भस। अब हमको भा यहाँ मिल रहा है तो हम यहाँ से ले लें। पहला वर्ण हलंत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। भा, इया को छोड़ देना है क्योंकि ये हलंत वर्ण है। भा, घा, ढा, धा, ये आपका भस प्रत्याहार बन गया। भस बनाना है तो जहाँ से भा आपको मिले, पूरे माहेश्वर सूत्रों में जो जब आपको भा मिल जाए और भा कौन सा हो, हलंत का नहीं होना चाहिए, और खा जो है सा हलंत का होना चाहिए। तो भा से आप शुरू करिए। भा यहाँ मिल रहा है, झा भाई के सूत्र से झा छोड़ दीजिए। भा, घा, ढा, धा, और सा यहीं पर मिल गया। तो भस प्रत्याहार में कितने अक्षर आए? 1 2 3 4, ये आपके आगे। मान लो हमें खर प्रत्याहार बनाना है। क्या? खर। तो अब खर देख लीजिए। खर, खर में पहला वर्ण हलंत नहीं होना चाहिए, और जब हलंत कर रहा मिल जाए तो वहीं रुक जाना चाहिए। हलंत कर रहा यहाँ दिख रहा है और जो हलंत नहीं वो यहाँ दिख रहा है। ये सारे वर्ण खर प्रत्याहार में आ जाएंगे, बीच के हलंत वर्ण हटा देने। खा, फा, छा, ठा, ठा को हाँ, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, वा को छोड़ देना है। फिर का, पा, या को छोड़ देना है। सा, खा, सा, ये आपका खर प्रत्याहार बना। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। अब प्रत्याहारों का मूल्य क्या है? यदि हम प्रत्याहार नहीं समझ पाएंगे तो हम संस्कृत व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो सूत्र बनाए गए हैं पाणिनि जी के द्वारा वो केवल प्रत्याहार ही प्रदर्शित किए गए हैं, और प्रत्याहारों के द्वारा ही हम समझ सकें कि है क्या। तो आपने प्रत्याहार बनाना सीख लिया होगा, ठीक है ना। मान लो हम हल प्रत्याहार कह दें तो हा से ये ला तक पूरा चला जाएगा, पूरा आ जाएगा। अच प्रत्याहार कह दें, कहीं से भी कोई वर्ण ले सकते हैं हम। मान लीजिए हमको क्या बनाना है? खाओ प्रत्याहार, खाओ, तो खा से शुरू करें, ये वा मिल गया। तो इस तरह से प्रत्याहार, चूंकि कुल 42 वर्ण है इसलिए 42 प्रत्याहार ही बनेंगे। अब इनका मूल्य क्या है? जैसे देखिए सूत्र है यण संधि का, इको यणच। दीर्घ संधि का आकाश वर्ण दीर्घा। गुण संधि का सूत्र है अदेंग गुणा। ये गुण को बताता है कि आ, ए, ओ, इसको गुण कहते हैं, और गुण करने वाला सूत्र है आद गुणा। ये गुण संधि का है। वृद्धि संधि का वृद्धि रेची, एचो अयवायावा, ये अयादि संधि का सूत्र है। एंगा पदांता दत्त, ये पूर्व रूप संधि का सूत्र है। एंगी पर रूपम, ये पर रूप संधि का सूत्र है। अप्लुत प्रग्रहियाचि नित्यम, ये प्रकृति भाव संधि का सूत्र है। यदि हम ये कहें कि स्वर संधि में कुल कितनी संधियां होती हैं, स्वर संधि में कुल कितनी संधियां होती हैं, तो आप इनको देख लीजिए। स्वर संधि में कुल इतनी संधियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संधियां होती हैं। अब मान लीजिए प्रत्याहार की बात, सूत्र लिख दिया पाणिनि जी ने इको यणाची। अब इको यणाची, इसमें देखिए सूत्र लिखा हुआ है, इको का मतलब इक। अब इक आप समझ जाइए, प्रत्याहार जानते हैं तो इक बन गया, ई उ री री, ये इक। फिर यण कह रहे हैं, अब यण प्रत्याहार आप बनाना जानते हैं तो बात समझ जाएंगे। यण कहां से है? या वा राला, कहां मिलेगा? ये है या यहां है, अड़ा यहां है, या वा राला, 4 अक्षर यण में आ गए। अब अच, अच कह रहे हैं, अच भी प्रत्याहार है। अच अगर हम कहें तो आ यहां मिल रहा है, चा यहां मिल रहा है, आ से लेकर के चा तक, ये आपका अच प्रत्याहार हो गया। इस तरह से यदि हम प्रत्याहार जानेंगे तो सूत्रों का अर्थ समझ में आएगा। यदि प्रत्याहार नहीं पता है तो सूत्रों को भी हम समझ नहीं पाएंगे। आकाश सवर्ण दीर्घा, आका में अक प्रत्याहार देख लीजिए। अदेंग गुणा में एंग प्रत्याहार, मान लीजिए एंग प्रत्याहार बनाना है, ए से शुरू करें, अंगा यहां मिल गया, ए ओ, 2 अक्षर एंग प्रत्याहार में आ जाएंगे। एच प्रत्याहार बनाना है, उन्होंने केवल वृद्धि रेची, वृद्धि होती है एच, ठीक है ना। अब एच क्या है? ए से शुरू करें, ए ओ आए
आओ, ये 4 अक्षर एच में आ गए। एंगा, एंग बता ही दिया है, ये फिर एंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहारों को समझने के बाद ही आप वास्तव में संधि समझ पाएंगे और संस्कृत व्याकरण को भली प्रकार समझ पाएंगे। तो आज हमने आपको प्रत्याहार के बारे में भली भांति समझाया। अब अगले दिन अगले वीडियो में इन सूत्रों को, इन संधियों को आपको बताएंगे और साथ ही साथ इसके आपको उच्चारण स्थान और वर्णों को क्या कहा जाता है, उनके क्या क्या नाम हैं, इस विषय में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।